हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 5th चैप्टर ऑफ क्लास 6th जियोग्राफी। द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ। सो स्टूडेंट्स, हम इस लेक्चर में मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ एंड लिथोस्फेयर इन दो टॉपिक्स को कवर करेंगे। इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को अपनी आगे आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ ही एक इकलौता प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ पॉसिबल है, इसका क्या मतलब है? यहाँ पे देखिए, ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स, एनिमल और भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। और अर्थ पे ही लाइफ पॉसिबल क्यों है? क्योंकि अर्थ पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि लाइफ को सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम बात करें वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, तो देखिए बच्चों, अर्थ पे लैंड, वाटर एंड एयर पाई जाती हैं। और ये वो इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ पे प्रेजेंट हैं और लाइफ को सपोर्ट करती हैं। तो बच्चों, आप याद रखिएगा कि अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जिस पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लैंड, एयर एंड वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं अर्थ के मेजर डोमेन्स की। अर्थ के कौन कौन से मेजर डोमेन्स हैं? स्टूडेंट्स, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर, ये 4 डोमेन्स हैं अर्थ के। इन 4 डोमेन्स को हम वन बाय वन ब्रीफ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर। तो बच्चों, लिथोस्फेयर हम किसे कहते हैं? तो देखिए, अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जिस पे हम रहते हैं, इस पोर्शन को हम कहते हैं लिथोस्फेयर। तो अगर हम बात करें लिथोस्फेयर की डेफिनेशन की, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव, दिस इज लिथोस्फेयर। नाउ सेकेंड मेजर डोमेन इज एटमॉस्फेयर। तो इस चीज को समझने के लिए ये देखिए, ये आपके सामने एक अर्थ की इमेज है और इस अर्थ को गैस की लेयर ये चारों ओर से इस तरह से घेरी हुई होती हैं। तो ये जो गैस की लेयर्स हैं, अर्थ को चारों ओर से घेरी हुई होती हैं, इनको कहते हैं एटमॉस्फेयर। द गैसियस लेयर्स दैट सराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। तो ये एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन हुई। अब हम बात करते हैं हाइड्रोस्फेयर की। स्टूडेंट्स, अर्थ पे लैंड एंड एयर के साथ में वाटर भी पाया जाता है। और जो वाटर पाया जाता है अर्थ पे, इसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फेयर। वो वाटर किसी भी फॉर्म में हो, चाहे आइस के फॉर्म में या फिर लिक्विड के फॉर्म में, दैट इज रिवर और ओशन वाटर के फॉर्म में, या फिर वेपर्स के फॉर्म में। व्हाटएवर वाटर फाउंड्स ऑन अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर। तो ये हाइड्रोस्फेयर की डेफिनेशन हुई। नाउ फोर्थ डोमेन इज बायोस्फेयर। स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, बायोस्फेयर वो नैरो जोन है जहां पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि अर्थ पे लैंड, एयर एंड वाटर पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, बायोस्फेयर वो नैरो जोन है जहां पे लैंड, एयर, वाटर एक साथ पाए जाते हैं। अगर बच्चों लैंड एंड एयर ना हो और सिर्फ वाटर हो तो क्या लाइफ पॉसिबल होगा? नहीं होगा। और इसी तरह से सिर्फ एयर हो एंड लैंड, वाटर ना हो तो क्या लाइफ पॉसिबल होगा? तभी भी लाइफ पॉसिबल नहीं होगा। तो ये जो बायोस्फेयर का जोन है, यहाँ पे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं और ये मीट भी करते हैं। तो ये जब लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे मीट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं, उस डोमेन को हम कहते हैं बायोस्फेयर। और बायोस्फेयर काफी नैरो जोन है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है क्योंकि लैंड, एयर, वाटर ये सभी एक साथ हमें मिलती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने अर्थ के मेजर डोमेन्स की बात की और हमने ब्रीफ में डिस्कस किया कि ये जो 4 मेजर डोमेन्स हैं ये क्या हैं। अब हम ये जो मेजर डोमेन्स हैं इनको डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो पहले हम लिथोस्फेयर को समझते हैं। तो बच्चों, लिथोस्फेयर की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी थी। हम किसे लिथोस्फेयर कहते हैं? अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जिस पे हम रहते हैं उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम लिथोस्फेयर
पे रहते हैं। हम हाउस, बिल्डिंग, स्कूल्स, ये सभी अर्थ के सॉलिड पोर्शन पे हम बनाते हैं। सो अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जिस पे हम रहते हैं, दैट इज लिथोस्फेयर। अब हम बात करें कि लिथोस्फेयर कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है, तो इस चीज को समझने के लिए आप सेकेंड पॉइंट रीड कीजिए। सेकेंड पॉइंट क्या है? दैट लिथोस्फेयर कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ अर्थ्स क्रस्ट एंड थिन लेयर्स ऑफ सॉइल। तो देखिए बच्चों, लिथोस्फेयर अर्थ क्रस्ट के रॉक से और सॉइल्स की लेयर से बना हुआ होता है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा एक वर्ड, दैट इज क्रस्ट। ये जो वर्ड है आपको कंफ्यूज कर सकता है कि क्रस्ट की मीनिंग क्या होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्रस्ट को समझ लेते हैं। तो अगर आपने अनियन दैट इज प्याज देखा होगा तो किस तरह से प्याज में लेयर्स होती हैं, उसी तरह से अर्थ की भी लेयर्स हैं। तो आप इस चीज को इस इमेज से समझिए। इस इमेज में आप देखिए ये एक अर्थ है और ये जो आप आउटर मोस्ट पार्ट देख रहे हैं दैट इज दिस वन। ये जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको हम कहते हैं क्रस्ट, और इसी तरह से ये जो मिडिल लेयर है दिस वन, इस मिडिल लेयर को हम कहते हैं मेंटल। और ये जो आप इनर मोस्ट लेयर देख रहे हैं अर्थ का, इस इनर मोस्ट लेयर को हम कहते हैं कोर। सो स्टूडेंट्स, अर्थ की लेयर की डिटेल स्टडी आप क्लास 7th में करेंगे। तो अभी आप बस इतना याद रखिए कि अर्थ के भी लेयर हैं, और जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज दिस लेयर, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। तो लिथोस्फेयर क्रस्ट के रॉक से और सॉइल की थिन लेयर से बना हुआ होता है। तो हमेशा आप याद रखिएगा, अर्थ क्रस्ट के रॉक से और सॉइल की एक पतली सी लेयर मिल करके लिथोस्फेयर का फॉर्मेशन करती हैं। अब देखिए, अभी हमने पढ़ा था कि अर्थ पे लाइफ इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लैंड, एयर एंड वाटर अर्थ पे प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स, अभी हम बात करते हैं हमें एयर की क्यों जरूरत है। देखिए, एयर इसलिए हमें जरूरत है क्योंकि हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, तो इसलिए एयर की जरूरत है। अब हम बात करते हैं वाटर की क्यों जरूरत है। तो वाटर हमारे लिए इसलिए जरूरत है क्योंकि वाटर हम ड्रिंक करते हैं, हम पानी पीते हैं, और पानी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे सर्वाइवल में। अब मैं आपसे पूछूं कि हमें लिथोस्फेयर दैट इज लैंड की क्यों जरूरत है। क्या अगर लैंड ना होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे? तो आप ये बोलेंगे लिथोस्फेयर की जरूरत इसलिए है ताकि हम रह सके। हम लिथोस्फेयर में रहते हैं इसलिए लिथोस्फेयर की जरूरत है। तो बच्चों, क्या लिथोस्फेयर का इतना ही रोल है हमारे सर्वाइवल में? अगर लिथोस्फेयर ना हो तो हम बोट हाउस में, रिवर, ओशन में भी रह सकते हैं। तो बच्चों सुनिए, लिथोस्फेयर की जरूरत सिर्फ रहने के लिए ही नहीं है। लिथोस्फेयर की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि जो ये थिन लेयर ऑफ सॉइल है, लिथोस्फेयर अर्थ क्रस्ट के रॉक और थिन लेयर ऑफ सॉइल से बना हुआ होता है, और ये जो थिन लेयर ऑफ सॉइल है वो कंटेन करता है कुछ न्यूट्रिएंट्स जो कि काफी जरूरत है ऑर्गेनिज्म के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, या फिर हम बोले तो लिविंग थिंग के लिए। जो ये सॉइल की लेयर्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स कंटेन करती हैं जो कि हेल्प करता है सर्वाइवल में लिविंग बीइंग की। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरह से जो सॉइल न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता है वो हेल्प करता है ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल में। तो देखिए बच्चों, हम ह्यूमंस प्लांट्स को खाते हैं, और ये जो प्लांट्स हैं वो कहाँ पे उगाए जाते हैं? ये सॉइल में उगाए जाते हैं। तो जब प्लांट्स सॉइल में उगाए जाते हैं तो ये अपने ग्रोथ के लिए अपनी रूट से सॉइल से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। तो प्लांट्स अपनी ग्रोथ के लिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, और कैसे न्यूट्रिएंट्स? जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम और भी ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि प्लांट्स अपने रूट के थ्रू सॉइल से लेते हैं। और जब हम इन प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं, दैट इज खाते हैं, तो इनडायरेक्टली हम उन न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से हम इनडायरेक्टली सॉइल पे डिपेंडेंट हैं न्यूट्रिएंट्स के लिए। हम डायरेक्टली सॉइल को नहीं कंज्यूम करते, लेकिन सॉइल में उगाए जाने वाले प्लांट्स को जरूर कंज्यूम करते हैं जो कि उन न्यूट्रिएंट्स को अपने रूट के थ्रू लेते हैं अपनी ग्रोथ के लिए, और हम उन प्लांट्स को खाते हैं। तो इनडायरेक्टली वो न्यूट्रिएंट्स हमारे अंदर आ जाते हैं। तो देखा हमने किस तरह से लिथोस्फेयर सर्वाइवल के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लिथोस्फेयर पे रहते भी हैं, और लिथोस्फेयर दैट इज सॉइल का वो लेयर जो कि लिथोस्फेयर फॉर्म करने में हेल्प करता है, वो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कंटेन करता है, और न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए काफी जरूरी है। हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स काफी जरूरी हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिथोस्फेयर के कॉन्सेप्ट को समझा। अब हम बात करते हैं कि जो अर्थ का होल सरफेस है
दैट इज लिथोस्फेयर, वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सो स्टूडेंट्स, अर्थ का होल सरफेस 2 पार्ट में डिवाइडेड है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट वन इज कॉन्टिनेंट्स एंड सेकेंड वन इज ओशन बेसिन. तो सबसे पहले हम कॉन्टिनेंट्स को समझते हैं. तो देखिए, हम कॉन्टिनेंट्स किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस. तो अर्थ पे जो बहुत बड़ी लैंड मासेस हैं उनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. और इस चीज को आप वर्ल्ड मैप की हेल्प से समझिए. आपके सामने ये वर्ल्ड मैप है और आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो कलरफुल रेड कलर का एरिया है, इन द सेम वे ये ग्रीन कलर का एरिया और ये येलो कलर का एरिया, इसी तरह से ये लाइट येलो कलर एरिया, पिंक कलर का ये सब जो आप एरिया देख रहे हैं एंड पर्पल कलर का, ये सभी लार्ज लैंड मासेस है और इनको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं. तो आप देख रहे हैं कि ये जो लार्ज लैंड मासेस हैं इनको हम कॉन्टिनेंट्स कह रहे हैं और इसी कॉन्टिनेंट्स पे हम रहते हैं. हमारा जो कंट्री है इन्हीं कॉन्टिनेंट में सिचुएटेड है. सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं ओशन बेसिन की. मैं उम्मीद करती हूँ आपको कॉन्टिनेंट समझ में आ गया होगा. अब चलिए ओशन बेसिन को समझ लेते हैं. सो अ डिप्रेशन ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच एन ओशन लाई. तो इस पॉइंट को समझने से पहले यहाँ पे एक वर्ड है दैट इज डिप्रेशन. तो इसको आप समझिए. देखिए, मान लीजिए ये एक प्लेन सरफेस है और अचानक से इस तरह से एक गड्ढा आ गया इस प्लेन सरफेस में, देन अगेन ये प्लेन सरफेस इस तरह से स्टार्ट हो गया. तो जो ये गड्ढा वाला पोर्शन है इसको हम कहते हैं डिप्रेशन. आप देख रहे हैं जो ये एरिया है ये रिलेटिवली यहाँ के एरिया और यहाँ के एरिया से कितना डाउन है, नीचे है. तो इसलिए इस एरिया को हम कहेंगे डिप्रेशन. तो वो डिप्रेशन जो अर्थ के सरफेस में है और उस डिप्रेशन में ओशन लाई करती है उसको हम कहते हैं ओशन बेसिन. इसको इमेज से आप और अच्छे तरीके से समझिए. मान लीजिए ये वो लैंड मास है जिस पे हम रहते हैं, ये कॉन्टिनेंट है और फिर अगेन क्या हुआ कि ये लैंड मास इधर अचानक इस तरह से काफी बड़ा एक डिप्रेशन फॉर्म किया एंड देन अगेन इस तरह से एक लैंड मास आ गया. तो आप देखेंगे जो ये डिप्रेशन है अर्थ सरफेस में, जो ये डिप्रेशन आ गया, ये डिप्रेशन इस तरह से वाटर से फिल्ड रहता है. तो इस तरह से वाटर इस डिप्रेशन में फिल्ड रहता है. तो देखिए बच्चों, आप देख रहे हैं किस तरह से इस वाटर के नीचे अर्थ का एक सरफेस है. दिस इज बेसिन और इस बेसिन में, इस डिप्रेशन में आप देख रहे हैं ओशन लाई कर रहा है. ओशन वाटर से ये फिल है डिप्रेशन, इसलिए इसको हम कहेंगे ओशन बेसिन. इस चीज को आप और अच्छे से समझ सकते हैं. अगर आप कभी भी रिवर या फिर लेक में गए हो तो आप देखेंगे जब आप रिवर के अंदर जाते हैं तो सरफेस ऐसे डाउन होते जाता है, डाउन होते जाता है, लेकिन आपका पैर एक प्रॉपर सॉलिड पार्ट पे रहता है. ऐसा नहीं है कि आप नीचे चले जाते हैं, एकदम जाते जाते हैं चले जाते हैं. नहीं बच्चों, रिवर के नीचे भी एक सॉलिड पोर्शन होता है अर्थ सरफेस का, तो उसको हम बेसिन कहेंगे और ओशन बेसिन हम उसे कहते हैं जब देखिए ये डिप्रेशन जो है अर्थ सरफेस में और ये डिप्रेशन अगर ओशन से फिल्ड है, इसको कहेंगे ओशन बेसिन. तो मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिनेंट्स क्या हैं और ओशन बेसिन क्या है. स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स की. सो फर्स्ट पॉइंट इज elevation of land is measured from the level of sea which is taken as 0. So students, इस पॉइंट को समझने से पहले आप ये समझिए कि एलिवेशन क्या होता है. तो देखिए, तो इस तरह से एक लैंड सरफेस और अचानक क्या होता है, एक लैंड मास इस तरह से उठ जाता है, काफी रेज्ड हो जाती है उसकी हाइट एंड देन अगेन क्या होता है, ये प्लेन सरफेस आ जाता है. तो ये जो रेज्ड लैंड मास है इसको कहते हैं हम एलिवेशन. देख रहे हैं आप किस तरह से ये जो रेज्ड लैंड मास है इसकी हाइट कंपैरेटिवली आसपास के, दैट इज इस एरिया और इस एरिया के मुकाबले ज्यादा है. तो जब एक ऐसा लैंड मास जिसकी हाइट आसपास के एरिया से ज्यादा होती है तो उसको हम कहते हैं एलिवेटेड लैंड मास. सो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ आपको एलिवेशन का मतलब समझ में आ गया होगा. नाउ फर्स्ट पॉइंट ये था कि जो लैंड का एलिवेशन है उसको हम सी लेवल से मेजर करते हैं. तो लैंड के एलिवेशंस को सी लेवल से मेजर करते हैं. इस चीज को समझने के लिए पहले आप ये समझिए कि क्या दिक्कत है अगर हम प्लेन सरफेस से ही मेजर करें, जिस सरफेस पे हम रहते हैं वहीं से अगर हम मेजर कर दे इस एलिवेटेड लैंड की हाइट. तो देखिए, इस चीज को समझते हैं कि क्या दिक्कत है, हम क्यों प्लेन से मेजर नहीं करते हैं. तो मान लीजिए यहाँ पे ये मोटू है
और यहाँ पे पतलू है। मोटू ने इस रेज्ड लैंड मास की हाइट मेजर की तो उसने कुछ पाया कि इस लैंड मास की जो हाइट है वो है 500 मीटर। और जब पतलू ने इसी रेज्ड लैंड मास की हाइट मेजर की तो उसने देखा कि इसकी हाइट है 300 मीटर। तो बच्चों, आपने देखा लैंड मास सेम था, लेकिन मोटू ने जब इस एरिया से मेजर किया तो उसको इसकी हाइट 500 मीटर मिली, और जब पतलू ने इस एरिया से, दैट इज यहाँ से इस एलिवेटेड लैंड मास की हाइट को मेजर किया तो उसकी हाइट 300 मीटर आई। तो हम किसका सही मानेंगे, मोटू का कि पतलू का? तो बच्चों देखिए, मोटू ने भी सही मेजर किया है, पतलू ने भी सही मेजर किया है। बस डिफरेंस ये है, जो इस साइड का लैंड मास है वो थोड़ा सा ज्यादा रेज्ड है और मोटू के साइड का जो लैंड मास है वो ज्यादा ही नीचे है। तो ये प्लेन सरफेस थोड़ा सा डाउन में है और ये जो सरफेस है थोड़ा सा रेज्ड है। तो इसलिए गलत कोई भी नहीं है, लेकिन मेजरमेंट इनकरेक्ट है। सो हम एलिवेटेड लैंड को सी लेवल से क्यों मेजर करते हैं ये हम अभी समझते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये प्लेन सरफेस था, फिर इस तरह से अचानक लैंड में अर्थ सरफेस में एक डिप्रेशन आया और ये जो डिप्रेशन है वाटर से फिल्ड है। तो ये जो ओशन है, दैट इज ये जो वाटर बॉडी है, इसका जो सबसे अपर पार्ट होता है, दैट इज इस पार्ट से हम किसी भी एलिवेटेड लैंड की हाइट को मेजर करते हैं। यहाँ से हम 0 मान लेते हैं, यहाँ पे हाइट 0 है और यहाँ से जब हम मेजर करते जाते हैं तब हम ये जो एलिवेटेड लैंड था इसकी हाइट को हम मेजर करेंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि हम सी लेवल से ही क्यों मेजर करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि जो वर्ल्ड में जितने भी ओशंस हैं, सीज हैं, वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और जब ये ओशंस एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है तो जो वाटर लेवल होता है वो हर जगह सेम होता है। इसलिए किसी भी लैंड की एलिवेशन को हम सी लेवल से मेजर करते हैं। और हम सी लेवल से ही क्यों मेजर करते हैं, वाटर लेवल सेम कैसे होता है, इस चीज को आप इस तरह से भी समझ लीजिए। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये अर्थ सरफेस किस तरह से डिप्रेस होने लगा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो अर्थ सरफेस है वो लेस डिप्रेस्ड है एज कंपेयर टू हेयर। ये ज्यादा डीप पॉइंट है एज कंपेयर टू इस पॉइंट के। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो वाटर का लेवल है वो हर जगह इक्वल है। ऐसा नहीं है कि वाटर का लेवल यहाँ पे इस तरह से हो जाए, देन यहाँ पे जो सरफेस है वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है तो यहाँ पे इस तरह से, देन वाटर का लेवल इस तरह से अगेन रेज हो जाए। ऐसा नहीं होता है। वाटर का जो लेवल होता है वो हमेशा इक्वल होता है, कैसा भी सरफेस हो। तो एक ये क्वालिटी है और इस वजह से हम वाटर की जो अपर मोस्ट लेयर होती है, वाटर का जो सबसे ऊपर वाला ये पार्ट होता है, इस पार्ट से किसी भी लैंड की एलिवेशन को मेजर करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम लैंड की एलिवेशन को सी लेवल से मेजर करते हैं। और हमेशा जब सी लेवल से मेजर करते हैं तो यहाँ पे हाइट हम 0 लेते हैं और यहाँ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे हम चीज़ों को मेजर करते जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, इसी तरह से 400, 500, 600 मीटर। तो ये था फर्स्ट फैक्ट। नाउ सेकंड फैक्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक दैट इज माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। तो बच्चों, माउंटेन्स क्या होते हैं? जो अर्थ सरफेस पे जो लार्ज लैंड मासेस है उस पे इस तरह से जब रेज्ड लैंड मास आ जाती है, दैट इज एलिवेटेड लैंड होती हैं जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम माउंटेन कहते हैं। तो अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक है। और अगर हम बात करें कि जो माउंट एवरेस्ट है इसकी हाइट कितने, हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट की, उसकी हाइट क्या है 8,848 मीटर अबव द सी लेवल। और इसको अबव द सी लेवल क्यों लिखा गया है? क्योंकि ये जो माउंटेन है इसकी भी हाइट सी लेवल से ही मेजर की गई है, क्योंकि माउंटेन एक एलिवेटेड लैंड होते हैं और एलिवेटेड लैंड की हाइट को हम सी लेवल से मेजर करते हैं। दैट्स वाई माउंट एवरेस्ट की हाइट को हम सी लेवल से मेजर करते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज की बात करते हैं। तो वो पहले इंसान जो कि माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए थे वो थे एडमंड हिलरी, जो कि न्यूजीलैंड के थे, एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा। ये दोनों एक साथ माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम किए थे। सो ये फर्स्ट जीके की बात हुई। नाउ सेकंड वन इज फर्स्ट वीमेन जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइम की थी वो थी जुनको तेबाई।
ये जापान की थी और ये वर्ल्ड में फर्स्ट वीमेन थी जिन्होंने ये जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट का उस पर क्लाइंब किया था। अब अगर हम बात करें कि इंडिया से क्या कोई ऐसी वीमेन है जो माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब की है, हाँ बच्चों बिल्कुल है, बचेंद्री पाल। ये इंडियन फर्स्ट वीमेन थी जो कि माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब की हैं। तो आप याद रखिएगा कि ये जो दो हैं ये फर्स्ट मैन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था। देन जुनको तेबाई फर्स्ट वीमेन है वर्ल्ड में जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब किया था, एंड इंडियन वुमेन दैट इज बचेंद्री पाल, इन्होंने भी माउंट एवरेस्ट पे क्लाइंब कर चुका है। स्टूडेंट्स, हमने इस लेक्चर में 5th चैप्टर के कुछ टॉपिक्स को कवर किया। अब हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।